अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 2 डरावनी औरत नीले सांप। कहानी के मुसन्निफ हैं ए हमीद। सुनते हैं किस्त नंबर 1। लड़की की चीख। भारतीय जासूस एजेंट नंबर 2 इमरान के साथ लगकर चल रहा था। अचानक इमरान को अपना जिस्म गर्म होता महसूस हुआ। इसका खून तेजी से गर्दिश करने लगा। रात का पहला अंधेरा हो गया था और इमरान के जिस्म में जबरदस्त आसमानी ताकत पैदा हो चुकी थी। इमरान को इस वक्त आसमानी ताकत की सख्त जरूरत थी। दूसरी तरफ रेहान का जिस्म भी रात होते ही गर्म हो गया। इसके खून में आसमानी ताकत नमूदार हो गई। रेहान इस वक्त एयरपोर्ट के लाउंज में था। इस्लामाबाद से लाहौर तक की टिकट इसकी जेब में थी। रेहान ने इमरान को देखा कि एक नीली कमीज नस्वारी पतलून वाले नौजवान के साथ लाउंज में दाखिल हो रहा है। रेहान समझ गया कि नीली कमीज वाला भारतीय एजेंट नंबर 2 हो सकता है। लाउंज के लाउड स्पीकर पर एयर होस्टेस की आवाज गूंजी। ख़वातीनो हज़रात, इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली फ्लाइट नंबर 007 प्रवास के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो जहाज़ पर तशरीफ़ ले चलें। इमरान भारतीय हाईजैकर्स को तैयारी पर नहीं ले जाना चाहता था, मगर वहाँ हालात ऐसे बन गए थे कि इमरान और रेहान का तैयारी पर सवार होना नागुज़ीर था, क्योंकि दूसरे दो भारतीय जासूस लाउंज से निकलकर तैयारी की तरफ रवाना हो गए थे। इमरान ने भारतीय जासूस एजेंट नंबर 2 से पूछा, क्या अपने आदमी पिस्तौल साथ तैयारी पर ले गए हैं? भारतीय एजेंट नंबर 2 ने कहा, हाँ, सिक्योरिटी की वजह से हमने अपने जूतों के अंदर धमाके से फटने वाली पतली ट्यूब छुपा रखी है। इमरान ने अपना पिस्तौल रेस्तरां की सीढ़ियां उतरते वक्त जेब से निकालकर भारतीय एजेंट की नजरें बचाते हुए कमरे के अंदर फेंक दिया था। इसे मालूम था कि पाकिस्तानी खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर शाह इसके पीछे पीछे है, वो पिस्तौल को उठा लेगा। इमरान के जिस्म में जबरदस्त आसमानी ताकत आ गई थी। अब इसे पिस्तौल की जरूरत नहीं थी। अब तो खुद इस पर पिस्तौल की गोली का असर नहीं हो सकता था। यह आसमानी ताकत इमरान और रेहान को अंबरनाक मारिया के हीरो अंबर ने खास तौर पर दी थी, क्योंकि इमरान और रेहान पाकिस्तान को दुश्मनों की तखरीबकारियों से बचाने के लिए भारतीय जासूसों से अपनी जान की परवाह किए बगैर जंग कर रहे थे। जैसे कि आप इमरान रेहान सीरीज की पहली कहानी में समझ चुके हैं कि ये खास आसमानी ताकत अंबर ने काली पहाड़ी के खाद में नमदार होकर इमरान और रेहान को अता की थी। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाला तैयारा रनवे पर तैयार खड़ा था। मुसाफिर एक कतार की शक्ल में जहाज की सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। जहाज के अंदर की बत्तियां रोशन थी। मुसाफिरों की कतार में भारतीय एजेंट नंबर 2, इसके दूसरे दो भारतीय हाईजैकर साथी और इमरान भी शामिल थे। कुछ मुसाफिर छोड़कर रेहान भी मुसाफिरों में मौजूद था और पाकिस्तानी खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर शाह भी अपनी फ्लाइट में जा रहा था। पाकिस्तान की मेहमान अहम गैर मुल्की शख्सियत पहले ही जहाज की फर्स्ट क्लास में सवार हो चुकी थी। मुसाफिरों में से किसी को मालूम न था कि भारत से आए खतरनाक तखरीबकारों ने इस जहाज को अगवा करने का नापाक मंसूबा बनाया है और वो बहुत जल्द इसे अगवा करके इंडिया ले जाना चाहते हैं। इमरान और रेहान ने इस नापाक मंसूबे को नाकाम बनाने का फैसला कर लिया था। इमरान इसी जगह भारतीय एजेंट को गिरफ्तार करवा सकता था, मगर इसे ये मालूम न था कि इसके दूसरे दो भारतीय साथी कौन हैं। वो इनकी शक्लों से वाकिफ न था। ऐसा भी नहीं था कि अगर वो भारतीय एजेंट नंबर 2 को पकड़ लेता तो वो अपने साथी हाईजैकर्स के नाम बता देता। जासूस अपने मुंह में जहर की ट्यूब रखते हैं। अगर वो पकड़े जाएं तो ट्यूब चबा लेते हैं। जहर इनके खून में शामिल हो जाता है और वो वहीं मर जाते हैं। इसलिए रेहान ने फैसला किया कि वह तैयारी में सवार होने के बाद भारतीय जासूसों पर काबू पाएगा। ये बात इमरान को भारतीय एजेंट की ज़ुबानी मालूम हो गई थी कि उनके पास दस्ती बम वगैरह नहीं, सिर्फ ऐसा मवाद है जिससे पायलट को हलाक किया जा सकता है। इसी धमाका खेज मवाद की मदद से वो तैयारी पर कंट्रोल चाहते थे। दूसरी तरफ रेहान और इमरान के अंदर आसमानी ताकत पैदा हो गई थी। उन्हें यकीन था कि वो जिस वक्त चाहें इन भारतीय जासूसों को दबोच सकते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर को खतरा था कि कहीं तैयारी में कोई हंगामा न हो, मगर वो इमरान के पास जाके इसे खतरे से आगाह नहीं कर सकता था, क्योंकि इमरान के साथ भारतीय एजेंट तैयारी में बैठा था। रेहान पिछली सीट पर था। इमरान ने भारतीय एजेंट नंबर 2 को धीमी आवाज में पूछा, अपने दो आदमी तैयारी में कहाँ बैठे हैं? इमरान ज्यादा भी नहीं पूछना चाहता था कि अगर भारतीय एजेंट को जरा भी शक हो गया तो वो खुद मर जाएगा, मगर अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताएगा। भारतीय एजेंट ने कहा, वक्त आने पर वो खुद तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इमरान सख्त मुश्किल में फंस गया। जब तक वो बाकी दो भारतीय जासूसों की शक्ल नहीं देख लेता, इन्हें पकड़वा नहीं सकता था। भारतीय जासूस नंबर 2 से कुछ नहीं बता रहा था। तैयारा रनवे पर दौड़ रहा था। इसकी रफ्तार तेज से तेज तर हो गई। फिर इसने अपना मुंह ऊपर उठाया और टेक ऑफ कर गया।
जहाज फिजा में बुलंद होते एक खास बुलंदी पर आकर सीधा हो गया। अब इसका रुख लाहौर की तरफ था और वो एक खास रफ्तार से परवास कर रहा था। एयर होस्टेस मुसाफिरों को रिसाले और अखबार पढ़ने को दे रही थी। अब किसी भी वक्त भारतीय जासूस अपनी सीटों से उठकर जहाज पर कब्जा कर सकते थे। इमरान को बेचैनी हो रही थी इससे पहले कि भारतीय जासूस धमाका के इस मादे की ट्यूब लहराकर मुसाफिरों को ललकारें और जहाज के पायलट को काबू करें। वो इन भारतीय हाईजैकर्स के धमाका खेज मादे पर कब्जा कर लेना चाहता था। इसने भारतीय जासूस एजेंट नंबर 2 से सरगोशी में कहा, धमाका खेज ट्यूब मुझे दो, मैं पायलट को जाकर काबू करूंगा। भारतीय एजेंट नंबर 2 समझा, यकीनन इस नौजवान को जहाज अगवा करने का तजर्बा होगा। रघु ने भी तो वायरलेस पर यही पैगाम दिया था कि जिस लाल रुमाल वाले नौजवान को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ वो माहिर और तजर्बेकार है और तुम उसकी हिदायत पर अमल करना। इसे तो ये मालूम ही न था कि असली भारतीय जासूस इस वक्त पुलिस के हिरासत में है और ये नकली भारतीय जासूस यानी इमरान इसके साथ बैठा है। भारतीय एजेंट ने नीचे अपने जूते के तस्मे बांधने के बहाने जूते के अंदर से धमाका खेज मादे की ट्यूब निकाल के इमरान को दी। ये उंगली के बराबर ट्यूब थी, इसमें जर्द रंग का महलूल भरा था। एजेंट ने इसे बताया कि अगर वो इस ट्यूब को जोर से फर्श पर मारे तो एक खौफनाक धमाके से वो ट्यूब फट जाएगी और हर तरफ तबाही मचा देगी। इमरान ने ट्यूब को जेब में डाल लिया और भारतीय एजेंट को एतमाद में लेते आहिस्ता से कहा, तुम भी फौरन मेरे साथ उठ जाना। जहाज अभी रावलपिंडी के इलाके में ही परवास कर रहा था। इमरान हाथ में धमाका खेज ट्यूब लहराते हुए उठा और छलांग लगाकर सीटों के दरमियान आकर चिल्लाया, खबरदार कोई मुसाफिर अपनी जगह से न हिले। मेरे हाथ में जो ट्यूब है अगर इसे फर्श पर फेंका गया तो जहाज के 2 टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ेगा। मुसाफिर सहम गए, औरतों की चीखें निकल गईं। रेहान होशियार हो गया। दूसरी कतार में बैठे पाकिस्तानी खुफिया इंस्पेक्टर शाहजी ने भी जेब में पिस्तौल को अपने हाथ में ले लिया। एयर होस्टेस घबरा कर कॉकपिट की तरफ दौड़ी तो दूसरी तरफ से 2 भारतीय जासूस भी अपने हाथों में धमाका खेज ट्यूबें लहराते उठ खड़े हुए। इनमें से एक ने बुलंद आवाज से चीख कर कहा, सब अपनी जगह पर बैठे रहो, नहीं तो जहाज को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। एक भारतीय एजेंट ने लपक कर एयर होस्टेस को दबोच कर पीछे गिरा दिया। तुम कहाँ जा रही हो? अपनी और मुसाफिरों की सलामती चाहती हो तो इसी जगह बैठ जाओ। गरजदार आवाज सुनकर एयर होस्टेस वहीं पर बैठ गई। एंड इस वक्त भारतीय एजेंट नंबर 2 कॉकपिट की तरफ भागा। अंदर जाते ही इसने हवाबाजों को चिल्लाकर कहा, जहाज को हमने हाईजैक कर लिया है। मेरे साथ ही दस्ती बम लिए जहाज में खड़े हैं। जहाज का रुख इंडिया की तरफ मोड़ दो, नहीं तो ये बम ट्यूब फेंक कर जहाज को उड़ा दिया जाएगा। हम अपनी जान भी दे देंगे और जहाज के किसी मुसाफिर को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों हवाबाजों ने अपने होशो हवास को बरकरार रखा। कैप्टन ने कहा, हमारे पास इतना पेट्रोल नहीं है कि हम इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकें। भारतीय एजेंट नंबर 2 ने गुर्राते हुए कहा, तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। याद रखो मैं खुद पायलट रह चुका हूँ। जहाज का रुख इंडिया की तरफ मोड़ दो और इसे अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतार दो। तुम्हें रास्ता साफ मिलेगा, जल्दी करो। कैप्टन पायलट ने पांव के करीब ही खुफिया बटन दबाया जिसने पीछे कंट्रोल टावर इस्लामाबाद को सिग्नल भेजना शुरू किए, जिनका मतलब ये था कि हमारे हवाई जहाज को हाईजैक यानी अगवा किया गया है। भारतीय एजेंट को इसकी खबर न हुई। कैप्टन पायलट ने यूं ही 2-3 मरतबा बटन दबाकर कहा, मैंने जहाज का रुख इंडिया की तरफ कर दिया है। इसने हवाई जहाज का रुख इंडिया की तरफ नहीं फेरा था। वो ये मालूम करना चाहता था कि इस हाईजैकर को पता चला कि नहीं। भारतीय एजेंट नंबर 2 को मालूम न हुआ कि जहाज का रुख नहीं बदला गया। वो दोनों हवाबाजों के पीछे धमाका खेज ट्यूब लिए खड़ा बार बार यही कह रहा था कि अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो इनके हुक्म की पाबंदी न की तो वो जहाज के साथ तमाम मुसाफिरों को उड़ा कर रख देगा। दूसरी तरफ बाहर जहाज के अंदर इमरान बम ट्यूब वाला हाथ फिजा में बुलंद किए खड़ा मुसाफिरों को अपनी अपनी जगह बैठे रहने का हुक्म दे रहा था। पाकिस्तानी खुफिया इंस्पेक्टर बेचैनी से पहलू बदल रहा था कि इमरान इन हाईजैकरों पर झपटता क्यों नहीं, जबकि इमरान एक खास मौके का इंतजार कर रहा था। वो 2-4 कदम चल के दूसरे 2 भारतीय एजेंटों के पास गया जो हाथों में बम ट्यूबें लिए करीब करीब खड़े थे। इमरान सबसे पहले इनके हाथों में जो बम ट्यूबें थी इनको अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसने दोनों भारतीय जासूसों की तरफ घूर के देखा और पुख्ता बारूद आवाज में कहा, मेरे साथ फर्स्ट क्लास में आओ, हमें गैर मुल्की मेहमान शख्सियत से अपना तारुफ करवाना है। इमरान को अच्छी तरह मालूम था कि इसके और रेहान के अंदर अंबर की दी हुई जबरदस्त आसमानी ताकत दाखिल हो गई है और इन दोनों पर कोई गोली बारूद जरा बराबर असर नहीं कर सकता, लेकिन इसे जहाज को और जहाज के मुसाफिरों को और गैर मुल्की मेहमान शख्सियत को अगवा होने से बचाना था। दोनों भारतीय जासूस इमरान को अपना आदमी समझ रहे थे। वो जल्दी से फर्स्ट क्लास रूम की तरफ बढ़े। इमरान ने उन्हें कहा, ये ट्यूबें मुझे दो, वहाँ इसकी जरूरत नहीं होगी। भारतीय हाईजैकर चूंकि इमरान को अपना साथी समझ रहे थे इसलिए फौरन दोनों ट्यूबें उन्होंने इमरान को थमा दी और आगे आगे तेज कदमों से फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ बढ़े। ये दोनों भारतीय एजेंट ऊंचे लंबे थे और उन्होंने जैकेट्स पहन रखी थी।
इमरान उनके पीछे पीछे था। इसने आंख से रेहान और पाकिस्तानी खुफिया इंस्पेक्टर शाहजी को इशारा किया। जो ही दोनों भारतीय हाईजैकर फर्स्ट क्लास के दरवाजे के करीब पहुंचे, रेहान और इंस्पेक्टर शाहजी ने उछल के इन्हें दबोच लिया। इंस्पेक्टर शाहजी ने जिस हाईजैकर को दबोचा उसने अपने आप को छुड़ा लिया, मगर रेहान ने जिस हाईजैकर की गर्दन पर मुक्का मारा वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया, क्योंकि इस वक्त रेहान के अंदर आसमानी ताकत आई हुई थी। दूसरा भारतीय हाईजैकर इंस्पेक्टर शाहजी से गुत्थम गुत्ता था। इमरान ने इसे गर्दन से पकड़कर चूहे की तरह उठाया और फिर इसकी गर्दन को पांव के नीचे रखकर मसला, तो दूसरा भारतीय हाईजैकर भी बेहोश हो गया, क्योंकि इमरान के अंदर भी आसमानी ताकत अपना काम कर रही थी। मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। इमरान ने रेहान और इंस्पेक्टर शाहजी से कहा, आप मुसाफिरों को खामोश रखें, मैं कॉकपिट में जाता हूँ, क्योंकि भारतीय एजेंट नंबर 2 अंदर है। इन दोनों एजेंटों को बांध दें। ये कहकर इमरान कॉकपिट की तरफ दौड़ा। मुसाफिरों की समझ में ये बात नहीं आई कि हाईजैकर ने ही दूसरे हाईजैकरों को मार मार कर बेहोश कर दिया, क्योंकि इनकी नजरों के सामने इमरान ने चिल्ला कर कहा था कि हमने इस जहाज को हाईजैक कर लिया है और कोई मुसाफिर अपनी जगह से न हिले। उन्हें क्या मालूम था कि असल बात क्या है। दोनों धमाकाखेज ट्यूबें इमरान की जेब में थी। एक ट्यूब इसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। वो कॉकपिट में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि भारतीय एजेंट नंबर 2 दोनों हवाबाजों के पीछे खड़ा है। इसका धमाकाखेज ट्यूब वाला हाथ ऊपर उठा है। वो उन्हें कह रहा था, मैं जानता हूँ तुमने अभी जहाज को इंडिया की तरफ नहीं मोड़ा, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने जहाज का रुख न मोड़ा तो मैं बम मार कर जहाज को उड़ा दूंगा। 1 2। इससे पहले कि भारतीय एजेंट नंबर 2 3 कहता, इमरान ने पीछे से जाकर कहा, नंबर 2 ठहरो, जहाज हमारे कब्जे में है। भारतीय एजेंट नंबर 2 ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। इमरान ने इस वक्त एक जबरदस्त छलांग लगाई और भारतीय एजेंट के हाथ से धमाका के इस ट्यूब को छीन लिया। इतनी देर में रेहान और इंस्पेक्टर शाहजी अंदर आ गए। उन्होंने भारतीय एजेंट नंबर 2 को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसको घसीटते हुए कॉकपिट से बाहर ले गए। कैप्टन पायलट ने परेशान होकर इमरान से पूछा, क्या हम हाईजैक नहीं हुए? इमरान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हम हाईजैक नहीं हुए। अब आप खामोशी से लाहौर की तरफ परवाज करें। स्पीकर पर मुसाफिरों को पुरसुकून रहने की तलकीन करने की जरूरत नहीं। इस तरह मेहमान शख्सियत को खामखा शक होगा कि जहाज पर कोई हादसा होने वाला था। दूसरे हवाबाज ने इमरान से पूछा, आप कौन हैं? इमरान ने कहा, हम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के जवान हैं। ये कहकर इमरान जल्दी से कॉकपिट से निकल आया। एयर होस्टेस भी खुश थी। तीनों भारतीय हाईजैकर्स को इस दौरान रेहान और इंस्पेक्टर शाहजी ने रस्सियों से बांधकर जहाज के कोने में डाल दिया था और इंस्पेक्टर शाहजी इनके ऊपर पिस्तौल ताने खड़ा था। इमरान ने मुसाफिरों की तरफ देखा, भाइयों और बहनों, ये भारतीय तकरीबकार हैं जो इस जहाज को अगवा करना चाहते थे, मगर हमारी कोशिश से इनका नापाक मंसूबा नाकाम हुआ। आप खामोशी से अपना सफर जारी रखें। इतनी देर में स्पीकर पर एयर होस्टेस की आवाज बुलंद हुई, हम लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, इसलिए अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए। मुसाफिरों ने इत्मीनान का सांस लिया। वो बड़े खुश थे और पाकिस्तानी सिपाहियों की बहादुरी की दाद दे रहे थे। वो इमरान और रेहान और इंस्पेक्टर शाहजी को पाकिस्तानी सिपाही समझ रहे थे। जहाज लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। तीनों भारतीय तकरीबकार जासूसों को हथकड़ियां पहनाकर पुलिस की तरफ भेज दिया गया। पुलिस का दस्ता इनको अपनी हिरासत में लिए हुए था। इंस्पेक्टर शाहजी ने इमरान और रेहान से पूछा कि अब इनका क्या प्रोग्राम है। इमरान ने कहा, लाहौर में हमारा घर है, हम अपने घर जाएंगे, कल आपसे मुलाकात होगी। इंस्पेक्टर शाहजी बोले, खुदा का शुक्र है कि जहाज अगवा होने से बच गया, वरना पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होती। रेहान ने कहा, वाकई हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम दोनों पतले दुबले नौजवान हो, मगर इतने हट्टे कट्टे भारतीय जासूस तुम्हारे एक एक मुक्के से बेहोश हो गए, कैसे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान सच्चाई के लिए जंग कर रहा हो, अपने वतन के लिए जंग कर रहा हो, तो खुदा इसके अंदर जबरदस्त ताकत भर देता है। इंस्पेक्टर शाहजी ने गर्दन हिलाकर कहा, ये तो तुमने ठीक कहा है, मगर मैं महसूस करता हूँ कि तुम दोनों के अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई थी। तुम्हारा एक एक घूसा खाकर हाईजैकर ऐसे गिर पड़े कि फिर न उठ सके। इमरान ने इंस्पेक्टर शाहजी से हाथ मिलाकर कहा, अच्छा शाहजी, अब कल मिलेंगे। आप थाना सदर में ही होंगे क्या? इंस्पेक्टर शाहजी ने महसूस किया कि इमरान के हाथों में फौलादी ताकत थी। इंस्पेक्टर शाहजी ने जल्दी से कहा, भाई मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो मेरी उंगलियां टूट जाएंगी। इमरान ने जल्दी से अपनी गिरफ्त ढीली की। वो भूल गया था कि इसके अंदर आसमानी ताकत भरी है। रेहान मुस्कुरा रहा था। इमरान ने माजरत करते हुए कहा, आई एम सॉरी शाहजी, इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे सदर थाने में आपसे मुलाकात होगी। और इमरान और रेहान सलाम करके एयरपोर्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इस वक्त लाहौर में रात के 10 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था। मौसम खुनक हो गया था, बल्कि रात को ठंडक हो जाती थी। लोग कमरों के अंदर सोने लगे थे। शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। इमरान रेहान को इंस्पेक्टर शाहजी ने कहा था कि मैं आपको पुलिस की गाड़ी में घर छोड़ आता हूँ, मगर इमरान और रेहान नहीं चाहते थे कि इनके मोहल्लेदारों को ये मालूम हो कि वो पुलिस की गाड़ी में आए हैं। दोनों बाहर आकर रिक्शे का इंतजार करने लगे। इनके पास 200 रुपए थे। रिक्शे में बैठकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इमरान ने रेहान से कहा, रेहान, इस वक्त हम इतने ताकतवर हैं कि लाहौर में नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान में भी शायद कोई इतना ताकतवर नहीं होगा, लेकिन अफसोस की रात गुजर जाने के बाद हम अपनी ताकत का कोई फायदा ही नहीं उठा सकते।
रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, ये आसमानी ताकत तो हर रात हमारे पास आती है। हम हर रात इसकी मदद से पाकिस्तान के दुश्मन तखरीबकारों को ठिकाने लगा सकते हैं। आज की रात तो हमने अपनी आसमानी ताकत का पूरा फायदा उठाया है। 3 खतरनाक भारतीय तखरीबकारों को गिरफ्तार करवा दिया। इमरान बोला, हाँ ये तो है, अब बाकी के 2 भारतीय जासूस यानी गोपाल और रघु को पकड़ना बाकी है। यहाँ से हम कल वापस इसी पहाड़ी इलाके की तरफ रवाना होंगे ताकि गोपाल और रघु के ठिकाने का पता चलाकर इनके साथ दूसरे तखरीबकारों को गिरफ्तार करवाया जा सके। पहले रेहान के घर आ गया रिक्शा रुकवाकर इमरान ने रेहान से कहा, खाना खाकर तुम मेरी तरफ आ जाना, जरा नहर किनारे किनारे सैर करेंगे और आइंदा के बारे में प्लान बनाएंगे। रेहान ने आने का वादा किया और अपने घर चला गया। इसके बाद इमरान भी अपने घर आ गया। इसने अपने मम्मी डैडी को बताया कि एक जरूरी काम से दोनों को पहाड़ी मुकाम से अपनी सैर सयाहत का प्रोग्राम छोड़कर लाहौर आना पड़ा। अब वो कल फिर वापस जा रहे हैं। इसके मम्मी डैडी को मालूम था कि इमरान अपने कॉलेज के लड़कों के साथ पहाड़ी मुकाम की सैर के लिए गया है, इसलिए उन्होंने कुछ न कहा। इमरान ने रात का खाना खाया और मकान के लॉन में टहलने लगा। इतनी देर में रेहान ने भी खाना खा लिया और वो उससे मिलने आ गया। दोनों दोस्त वहाँ से निकलकर लाहौर की खूबसूरत नहर के किनारे टहलने लगे। इस वक्त रात के 11 बजने वाले थे। हर तरफ खामोशी थी। ये इलाका वैसे भी शहर से दूर था, इसलिए ज्यादा सुनसान लगता था। नहर किनारे वाली सड़क पर कहीं कहीं रोशनी थी। नहर अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर कोठियों में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। इमरान और रेहान बातें करते हुए टहल रहे थे कि अचानक एक कार उनके करीब आकर रुकी। कार से किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। वो चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर जैसे किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आवाज को दबा दिया। इमरान और रेहान रुक गए। उन्होंने कार को जाते देखा। रेहान बोला, मालूम होता है किसी लड़की को अगवा किया जा रहा है। इमरान बोला, हमारी आसमानी ताकत आसमानी का वक्त आ गया है। मैंने भी लड़की की चीखें सुनी हैं। मैंने भी सुनी है, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इमरान ने कहा और कार की तरफ देखा। कार की पिछली सुर्ख बत्ती सड़क पर दूर होती जा रही थी। इमरान ने चीख कर कहा, फॉरवर्ड रेहान, और एकदम से दोनों ने कार के पीछे सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। आसमानी ताकत की वजह से उनकी रफ्तार किसी ट्रेन की जैसी हो गई थी। अभी कार पुल पर नहीं पहुंची थी कि वो कार के पास पहुंच गए। कार 60-70 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। इमरान ने इसके पीछे बम्पर को पकड़ लिया। एक धमाके के साथ बम्पर टूटकर इसके हाथ में आ गया। रेहान ने कार के अकबी पहिए पर जोर से लात मारी। कार का पहिया एक तरफ को पिचक गया और कार सड़क पर हिचकोले खाने लगी। फिर एक तरफ दरख्त के पास जाकर रुक गई। अंदर से किसी ने क्लाशनकोफ का फायर किया। गोलियां इमरान और रेहान के करीब से होकर निकल गईं। इमरान ने कार के ऊपर छलांग लगाई। कार के अंदर से 4 ऊंचे लंबे हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले। उन्होंने इमरान और रेहान को देखा तो इन पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां इमरान और रेहान के सीने, गर्दन और पेट पर लग रही थी, मगर आसमानी ताकत की वजह से उनके जिस्म से पार होने के बजाय उनके जिस्मों से टकराकर नीचे गिर रही थीं। 4 बदमाश घबरा गए। एक ने चिल्लाकर कहा, इनको चाकू घोंप दो। 2 बदमाश चाकू खोलकर इमरान और रेहान की तरफ लपके। उन्होंने आते ही इमरान और रेहान के पेट में चाकू घोंप दिए। चाकू पेट में घुस तो गए, मगर इमरान और रेहान पर कोई असर न हुआ। उन्हें न दर्द हुआ न खून निकला। इमरान ने एक बदमाश को गर्दन से पकड़कर जोर से ऊपर को उछाला। दूसरे बदमाशों के सामने वो बदमाश हवा में तेजी से ऊपर को उछला। ऊपर दरख्त की मोटी शाख से इसका सर टकराया। वो लुढ़कनियां खाता नीचे आकर सड़क पर गिर पड़ा। इसकी पसलियां टूट गईं। वो सड़क पर नींद बेहोश कराने लगा। दूसरी तरफ रेहान ने दूसरे बदमाश को दोनों हाथों से ऊपर उठाकर जोर से सड़क पर पटक दिया। सड़क पर गिरते ही इसकी चीख बुलंद हुई और वो भी बेहोश हो गया। तीसरे बदमाश ने रिवॉल्वर निकालकर इमरान और रेहान पर धाड़ धाड़ गोलियां चलाना शुरू की। 10 गोलियां इमरान और रेहान के पेट और गर्दन पर लगकर नीचे गिरती रहीं। दोनों ने आगे बढ़कर तीसरे बदमाश को भी पकड़ लिया। इमरान ने टांगों और रेहान ने बाजुओं से पकड़कर इस बदमाश को जोर से हवा में उछाल दिया। ये बदमाश भी ऊपर दरख्त की मोटी शाख से टकराया और धड़ाम से सड़क पर गिरकर कराहने लगा। इसकी भी हड्डी पसली एक हो गई थी। इमरान ने कहा, गाड़ी में से लड़की को निकाल लो। गाड़ी में एक बदमाश अभी मौजूद था। वो ये सारा खौफनाक खेल देख रहा था। जब इमरान और रेहान गाड़ी की तरफ बढ़े तो इसने पिस्तौल की नाल सहमी हुई लड़की के कान के साथ लगाकर इसे बाहर खींच लिया और गरज कर बोला, खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं गोली मारकर लड़की का खून कर दूंगा। इमरान और रेहान वहाँ रुक गए। बदमाश ने लड़की के कान के साथ पिस्तौल की नाल लगा रखी थी। लड़की की खौफ के मारे आंखें फटी जा रही थी। बदमाश इसी तरह लड़की को लेकर गाड़ी की अगली सीट पर आया। इसने पाँव से गाड़ी का दरवाजा खोला और चिल्लाया, खबरदार आगे न आना, मैं वरना तो वो जमीन पर लड़की की खून में लथपथ लाश पड़ी होगी। इमरान ने रेहान से कहा, रेहान रुक जाओ। रेहान वहीं गाड़ी के करीब रुक गया। बदमाश बेचारी सहमी हुई परेशान लड़की को घसीटकर गाड़ी में बिठाने लगा कि अचानक दूसरी तरफ एक ऊंचा लंबा अजीबोगरीब शक्ल वाला आदमी नमूदार हुआ।
اس نے زور سے ہاتھ مار کر بدماش کا پستول دور گرا دیا اور اسے گردن سے پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ بدماش کا سر بری طرح سے گاڑی کے بونٹ سے ٹکرایا اور وہ نیچے کو لڑک گیا۔ بدماش کا سر پھٹ گیا اور وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی چیخ مار کر بھاگی تو اس اونچے لمبے اجنبی جو شکل و صورت سے ہماری دنیا کا آدمی نہیں لگتا تھا، ہاتھ بڑھا کر لڑکی کو پکڑ لیا اور کہا، بہن تو اکیلی نہیں جائے گی، یہ لڑکے جنہوں نے ان بدماشوں سے تیری عزت تیری جان بچائی ہے تجھے تیرے گھر پہنچائیں گے۔ تو کار میں جا کر بیٹھ جا۔ اور اس اجنبی اونچے لمبے آدمی نے، جس کا چہرہ اب عمران اور ریحان کے سامنے تھا، گھبرائی ہوئی لڑکی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ عمران اور ریحان سے کہنے لگا، تم بڑے بہادر لڑکے ہو، تم نے ایک لڑکی کی عزت کو بدماشوں سے بچایا۔ میں تمہاری ساری لڑائی دیکھ رہا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ تم پر گولی کا اثر نہیں ہوتا؟ ریحان بڑے غور سے اونچے لمبے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس اجنبی کے بال سر کے درمیان سے کھڑے تھے، چہرے کا رنگ نیلا تھا، آنکھیں بھی نیلی تھی۔ ریحان نے پوچھا، سر اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو کیا آپ کا نام تھیو سانگ ہے؟ اجنبی نے چونک کر ریحان کی طرف دیکھا اور بولا، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ عمران اب حیرانی سے ریحان کو دیکھنے لگا۔ ریحان بولا، اگر آپ تھیو سانگ ہیں تو ہمیں یہ طاقت آپ کے ساتھی آپ کے دوست امبر نے دی ہے۔ تھیو سانگ نے جلدی سے پوچھا، امبر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ خلائی مخلوق سے ملاقات۔ تب عمران اور ریحان نے تھیو سانگ کو بتایا کہ امبر انہیں پہاڑی علاقے کے قبرستان والی غار میں ملا تھا اور یہ آسمانی طاقت اسی نے انہیں دی ہے۔ عمران کہہ رہا تھا، امبر کی دی ہوئی یہ آسمانی طاقت ہمارے اندر صرف رات کے وقت پیدا ہوتی ہے، صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی غائب ہو جاتی ہے۔ ریحان نے کہا، اس کے بعد امبر چلا گیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ وہ بھی ماریا ناگ اور تمہاری تلاش میں جا رہا ہے۔ تھیو سانگ بولا، ان بے ہوش بدماشوں کو سڑک کے کنارے ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہاں کبھی کبھی گاڑی گزر جاتی ہے۔ لڑکی گاڑی کے اندر خاموش بیٹھی تھی۔ عمران کار کی کھڑکی میں سے سر اندر ڈال کے لڑکی سے کہنے لگا، بہن تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں اور ہم خود تمہیں تمہارے گھر پہنچا کر آئیں گے۔ اتنی دیر میں تھیو سانگ نے ریحان سے مل کر چاروں بدماشوں کے نیم مردار ٹوٹے پھوٹے جسموں کو سڑک پر سے گھسیٹ کر نیچے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب عمران بھی ان کے پاس آیا۔ ریحان کہنے لگا، تھیو سانگ آپ سے مل کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ میں اور عمران دونوں اپنے پیارے وطن پاکستان کو جرائم پیشہ بدماشوں اور ملک دشمن انڈیا کے بھیجے جاسوسوں اور تخریب کاروں سے پاک کرنے کا عزم کر چکے ہیں۔ پھر عمران نے تھیو سانگ کو اپنے سارے کارنامے سنائے کہ کس طرح انہوں نے ایک مارکیٹ میں بھارتی جاسوسوں کا لگایا بم نکارا کر کے سینکڑوں پاکستانی بہن بھائیوں کو ہلاک اور زخمی ہونے سے بچایا، پھر کس طرح انہوں نے امبر کی دی ہوئی آسمانی طاقت سے کام لے کر جہاز کو اغوا ہونے سے بچایا۔ تھیو سانگ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، شاباش، تم پاکستان کے جانباز سپاہی ہو، بہادر مجاہد ہو۔ ہر پاکستانی نوجوان کو تمہاری طرح سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اسلام ہی کے نام پر بنایا گیا ہے۔ ریحان نے کہا، پاکستان ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، اسی کے دم سے ہماری عزت اور زندگی ہے، ہم اس کی خاطر اگر جان کی دے دیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تھیو سانگ بولا، میں تمہارے ان خیالات سے بہت خوش ہوا ہوں، امبر کی طرح میں بھی تمہیں اپنی طرف سے ایک تحفہ انعام کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ تھیو سانگ نے اپنی انگلی سے ایک نیلے رنگ کی انگوٹھی اتار کر عمران کی طرف بڑھائی اور کہا، اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لو۔ اس انگوٹھی کو پہن لینے کے بعد تم اپنے سیدھے ہاتھ کی سیدھی انگلی سے جس انسان، لکڑی یا لوہے کی چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سکڑ کر بہت ہی چھوٹی ہو جائے گی۔ اگر تم کسی انسان کے جسم کے ساتھ انگلی لگاؤ گے تو اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ تم اسے اٹھا کر آسانی سے ماچس کی ڈبی میں بند کر سکتے ہو، لیکن انگلی لگانے سے پہلے تمہیں میری شکل اپنے ذہن میں لانی ہوگی۔ عمران بڑا خوش ہوا، اس نے انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں ڈال لی۔ ریحان نے پوچھا، کیا اس انگوٹھی کو میں بھی پہن کر آدمیوں کو چھوٹا کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، تھیو سانگ نے کہا، یہ انگوٹھی صرف تم دونوں کے لیے ہے، مگر یاد رکھو ایسا تم صرف رات کے وقت کر سکو گے، دن کے وقت نہیں۔ اس انگوٹھی کا اثر صرف رات کے وقت ظاہر ہوگا، سورج نکلنے کے بعد انگوٹھی کا اثر غائب ہو جائے گا۔ دن کے وقت تم اس کی مدد سے کسی مکھی کو بھی چھوٹا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا عمران اور ریحان رگو اور گوپال کو تلاش کر پائے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے سنیے قسط نمبر 2۔